हम एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं, राइट। अब जल्दी से अपन बायोटिक इंट्रैक्शन कर लेते हैं। आज की क्लास 1 घंटे की रहेगी, राइट, आप लोगों की। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करते हैं, राइट। बायोटिक इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये समझो कि आपस के अंदर जो लिविंग लिविंग इंट्रैक्शन कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज बायोटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम आप भी इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो दैट इज ए बायोटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे अपना बायोटिक इंट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ तो मैं तुमको पढ़ाऊँ, इससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, राइट। और तुम मुझको रिजल्ट ला के दो तो मुझे फायदा होगा, तो प्लस प्लस है अपन दोनों का बायोटिक इंटरेक्शन, राइट। तो बायोटिक इंटरेक्शन मतलब जब जीवित प्राणी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो या तो वो एक दूसरे के लिए अच्छा होगा, ठीक है, प्लस प्लस होगा, या ऐसा हो सकता है कि एक के लिए अच्छा हो, दूसरे के लिए, सॉरी, somebody want to ask something। जैसे दो इंटरेक्शन करते हैं ना, तो आपस के अंदर एक तो ऐसा हो सकता है, राइट, इंटरेक्शन कर रहे हैं दो जीवित प्राणी आपस के अंदर, राइट। तो ऐसा हो सकता है इसके लिए अच्छा हो, इसके लिए खराब हो, या ऐसा हो सकता है इसके लिए भी खराब, इसके लिए भी खराब, या ऐसा हो सकता है कि इसके लिए अच्छा हो और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, राइट। या फिर इसके लिए नेगेटिव हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है इंटरेक्शन। या फिर दोनों के लिए बहुत अच्छा हो। तो जब भी जीवित प्राणी आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं दैट इज नोन एज बायोटिक इंटरेक्शन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। बायोटिक इंटरेक्शन और आपस के अंदर इंटरेक्शन जो कर रहे हैं दैट इज नोन एज बायोटिक। तो बायोटिक का मतलब जीवित। तो जीवित प्राणी इंटरेक्ट करेगा तो या तो एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, दोनों को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, दूसरे को नुकसान होगा, ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने दुश्मन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो थप्पड़ उसने आपको दिए, दो थप्पड़ आपने दिए, तो दोनों को नुकसान हो गया, राइट। आप अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं तो आप उसका कुछ भला कर रहे हैं, वो भी आपका भला कर रहा है, तो दोनों का फायदा हो गया। ऐसे ही सारे इकोसिस्टम के अंदर जब भी इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोटिक इंटरेक्शंस। और ऐसे इंटरेक्शन बहुत सारे और भी होते हैं, राइट। बहुत सारी तरीके के इंटरेक्शन हो जाते हैं, राइट। तो तरह तरह के इंटरेक्शन हम अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो, इंडिविजुअल इन ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ एन एरिया और इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद अनदर इन अ नंबर ऑफ वेज। तरह तरह से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन इंटरेक्शंस को अपन बायोटिक इंटरेक्शंस के अंदर बोलते हैं, राइट। जैसे भाई ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस के अंदर खेल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन ऐसा है, राइट, एक इंटरेक्शन ऐसा है। लो भाई, ये कैसा इंटरेक्शन हुआ, ये जो चीता है इसके पीछे भाग रहा है और चीता एक दिन इसको खा जाएगा, राइट, भागता भागता पकड़े में आएगा और खा जाएगा। तो ऐसा इंटरेक्शन, इसकी तो बेचारे की लाइफ ही खत्म हो गई, समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी इंटरेक्शन होगा, वो एक तरह का इंटरेक्शन, ये एक तरह का इंटरेक्शन है, ये एक तरह का इंटरेक्शन है, समझ में आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जब भी लिविंग बीइंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो तरह तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, उन इंटरेक्शंस को हमको समझना होगा, और दैट इंटरेक्शंस आर नोन एज बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये जो बायोटिक इंटरेक्शन एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है, जैसे हिरन हिरन कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। हिरन और हिरन के बीच में ही हो रहा है, राइट। जैसे आप मेरे से इंटरेक्ट करता है, पर ह्यूमन बीइंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक। सिंपल है, एक ही स्पीसी के बीच में हो रहा है। और ये कोई एक स्पीसी के बीच में नहीं हो रहा, नहीं, अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक भी इंटरेक्शन हो सकता है। अब हम तरह तरह के इंटरेक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे, और दैट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर से, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हमको क्या कर रहा है, इस जीव जंतु के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको समझना है। तरह तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, वो अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो पहला इंटरेक्शन होता है प्रीडेशन, उसको अपन बोलते हैं प्रीडेशन। और इसमें एक होता है प्रीडेटर, खाने वाला भक्षक, और एक होता है प्रे, ठीक है, जिसको खाया जाता है, राइट। तो इस इंटरेक्शन में ऐसा होता है कि प्रीडेटर को भूख लगी और प्रीडेटर ने इसको खा लिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रीडेशन। इसके अंदर हम प्रीडेशन कह रहे हैं। इसका सफाया कर दिया, खत्म ही कर दिया इसको। एक तो ये नॉर्मली आप फाइट कर रहे हैं, एक थप्पड़ आपने मारा, एक थप्पड़ उसने मारा, नहीं, इसने क्या है, इसने इसके इंटरेक्ट इसलिए करा इसको खत्म करने के लिए,
समझ में आ रहा है? तो इसमें इसकी तो भूख मिट गई, पर इस भाई का तो नुकसान हो गया, जीवन ही विलुप्त हो गया, इसका जीवन ही समाप्त हो गया। तो दैट इज, ये प्रीडेटर कहलाया जाएगा बच्चों, और दिस इज नोन एज प्रे। ये शिकार और ये शिकारी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज नोन एज प्रीडेशन। अब इस प्रीडेशन के बड़े फायदे हैं, राइट? हम देख रहे हैं इसको, आप अगर मान लो किसी अहिंसक आदमी ने देखा तो बेचारे का दिमाग खराब हो जाएगा, अरे भाई क्या हो गया, ये इतना बोला सा हिरन था, उसको मेरे सामने सामने चीते ने खा लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छा हुआ नहीं कर पाया, नहीं तो तुमको खा जाता, प्रीडेशन प्रे वाला तुम्हारा हो जाता। समझ में आ रहा है? पर उसको ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से देख रहा है। ये मान लो कोई बुद्ध यहाँ पर खड़ा है, राइट, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, और ये ऐसे कह रहा है कि अरे यार क्या हो गया। बट दिस इंटरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगा ना तो हिरन इतने हो जाएंगे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें जो दिखता है आजकल, मतलब अब हमें जो भी इंटरेक्शन दिखता है, जो भी हो रहा है प्रकृति के अंदर, अगर उसको ऊपर ऊपर से देखें तो अपन ऐसे सोचेंगे इस हिरन की क्या गलती थी कि इस शेर ने इसको खा लिया, ये शेर कितना क्रूर है। नहीं भाई, प्रकृति ने इसको काम दिया है कि भाई इसको खाते रहना, नहीं तो ये डोमिनेंट स्पीसी बन जाएगा और सारी स्पीसीज को खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसमें है ना, इसने ये इस जो लॉयन, टाइगर और एपेक्स प्रेडेटर थी ना, इन सब की एक क्लास ले ली महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने इनको पाठ पढ़ा दिया कि देखो भैया सत्याग्रह करो, और है ना ऐसा मत करा करो, किसी को मारो मत, नॉन वायलेंट रहो। इन सब ने महात्मा गांधी के चेले बन गए, सत्याग्रही बन गए ये सब। तो ये हिरण जो होंगे ना इतने सारे हो जाएंगे कि सारी घासेस को चढ़ जाएंगे, ग्रासेस को खा जाएंगे, और खा जाएंगे तो पूरा का पूरा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऊपर स्पीसीज है ना, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, बस यही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसको खाना पड़ेगा ही भाई। अगर ये खाएगा ना तो बहुत सारी स्पीसीज को बचा रहा है एक तरह से। अगर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट बढ़कर अगर हम देखें तो वाह यार, अच्छा हुआ टाइगर ने चीता ने इस हिरन को खा लिया, इसके कारण है ना हजारों की जानें बच गई, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता। नहीं तो थैंक यू टाइगर, ऐसे अपन इसको बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है, राइट? हमने देखा है पिछली क्लासेस के अंदर, हमने देखा है कि भाई कितना बुरा होता है इन्वेजिव स्पीसीज के अंदर, जब स्पीसी होती है पर उसके प्रेडेटर नहीं होते हैं, है ना? हमने देखा था कैसे वो फैल जाती है पूरी की पूरी, और कैसा पूरा का पूरा इकोसिस्टम को खा जाती है वो। ऐसे होने से बचाने के लिए प्रेडेटर इज देयर। चीता बोलता है डोंट वरी आई एम देयर, लॉयन बोलता है आई एम देयर। अपन कहते हैं सेफ लॉयन। क्यों कहते हैं? लॉयन को बचाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये नहीं बचाना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये अच्छा दिखता है भाई, बहुत मजा आता है इसको देखने में, इसलिए हम बचाएं इसको। नो, बिकॉज इट इज ए एपेक्स प्रेडेटर, और पूरा होल इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन दिस, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीस्टोन स्पीसीज। इसीलिए इसको कीस्टोन स्पीसी अपन बोलते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है ये चीज। तो कहने का मतलब ये है, प्रेडेशन का मतलब ये है, प्रेडेटर एक्ट एज ए कंड्यूट फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर डियर को फॉक्स नहीं खाएगी, है ना, फॉक्स को लायन नहीं खाएगा, तो फिर ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा? यहां से जो सूरज चमका था, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया था, तो उसको खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा ये, इसको खाएगा ये, राइट? तभी तो जाकर ट्रॉपिक लेवल के अंदर और एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज इनटू एन एरिया में बिकम इन्वेजिव इफ देयर आर नो नेचुरल प्रेडेटर्स। ये हमने देखा था इन्वेजिव स्पीसीज के अंदर। तो दैट्स वाई हमको दूर से तो ऐसा दिख रहा है बेचारा हिरन ऐसे तड़प तड़प के ऐसे जिंदे को ही खा गया, जिंदे को खाएगा, मरे को थोड़ी ना खाएगा। पर इसको खाकर इसने कोई एक तरह से हेल्प ही करी है पूरे इकोसिस्टम की। इसका नीश है ये, हमने पढ़ा था नीश का मतलब क्या होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर अपन ने इसके अंदर समझा था, जैसे हमने ये समझा था कि भाई इसका प्रिकली पियर्स वाला जो था, इसका जब तक प्रेडेटर नहीं था तो ये बिल्कुल घरों के अंदर घुस गया था लोगों के, है ना? ये वाला एग्जांपल अपन ने इसके अंदर समझा था। तो अगर हम कहें, मैं मान लो ऐसे बोलूं कि प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी,
तो दिस इज राइट और रॉन्ग? प्रीडेटर मतलब एक स्पीसी को खाकर स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर लेता है, मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम के अंदर। दिस इज राइट और रॉन्ग? यस और नो? राइट है। अब समझ गए बात? आप कहेंगे सर राइट कैसे, डियर को तो खा गया वो, पर डियर को खा के उसने बहुत सारी स्पीसीज को बचा लिया, दैट्स वाई स्पीसीज डाइवर्सिटी यहां पर हो गई। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या होता है कि एक भाई खाने वाला है और दूसरा जो है वो एक शिकार है, एक शिकारी है। ये शिकारी है और ये शिकार, ठीक है। अब शिकार तो, इसको तो इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं। कोई आपसे बोले कि भाई आप अपनी जान दे दो, इससे ना पूरा पूरा बहुत सारा इकोसिस्टम बच जाएगा, तो आप कहेगा भाई मैं क्यों जान दूं। तो शिकार जो होगा अपना, ही विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि ये बचा रह जाए। और उस चक्कर में इस शिकार ने कई बार इवोल्यूशन होता 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 इसको समझ में आ गया कि इससे बचना है तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। अडेप्टेशन, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन। राइट, इसने अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लिया कि इससे बचने के लिए मेरे को ये चीजें करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये बोलेंगे कि भाई सर स्पीसीज डाइवर्सिटीज के लिए प्रेडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना, प्रीडेटर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा सर, डोमिनेंट स्पीसी ना बन जाए कोई, राइट, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कोई एक ही स्पीसी डोमिनेंट ना हो जाए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए प्रीडेटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रीडेटर से ना जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली बोल रहे हैं हम वर्ड, प्रीडेटर से ना हमेशा अटैक उस पर करते हैं जो कि थोड़ा कमजोर सा हो, थोड़ा वीक हो, है ना, थोड़ा बीमार हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक लायन है, एक डियर ऐसा है जो कि थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, राइट, और एक डियर ऐसा है जो कि फिट फिट लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त, ऐसा हट्टा कट्टा इधर उधर देख रहा है, भाई कोई खा तो नहीं लेगा, एक्टिव। और ये थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है ना, थोड़ा एटीट्यूड इसका। पता चला भाई कि कुछ बीमारी थी, है ना, पैर के अंदर कुछ बीमारी थी, ऐसे जेनेटिक बीमारी है मान लो उसकी। तो आप अगर लॉयन होते तो आप किसको खाते, ए को या बी को? क्योंकि आपको उसको पकड़ना है फिर खाना है। ये आ रहा नहीं है आपके पास कि भाई मेरे को खा ले। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेन्यू कार्ड दे रखा है डियर 1 या डियर 2, इसको भागना पड़ेगा इसके पीछे और फिर पकड़ना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लगेगा भाई ये जो होगा ये तो भाग जाएगा, निकल लेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा मेरे को, है ना, इसको पकड़ लेता हूं मैं क्योंकि इसको मैं खा सकता हूं इजीली पकड़कर। ये कितना ही भागेगा, लंगड़ा है बेचारा, पोलियो से ग्रसित है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो जनरली प्रेडेटर जो होंगे, अगर आप भी अपने आप को प्रेडेटर सोचो तो आप सिक, कोई वीक, इसको ही पकड़ोगे ना, ये हिरन तो भाग जाएगा इसके पीछे, भागे तुम 2 किलोमीटर तक और ये निकल गया भाई। अब आप सोच रहे हो कि यार काश मैं उसको ही कर ले। तो प्रेडेटर का नेचुरल सिलेक्शन जो होगा कि इसमें से और इसमें से किसको खाऊं, तो वो इसके ऊपर जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस कि डियर 1 इज सिक और डियर 2 इज वेरी एक्टिव। तो डियर 2 को ना खाकर ये डियर 1 के पीछे भागेगा, बोले इसके पीछे दौड़ लगाते हैं साथ, इसको आराम से पकड़ लेंगे। दैट इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। इसमें से किसको सेलेक्ट करें, नेचुरल सिलेक्शन इसका इस तरह से। अब ये डियर 2 था ना, इसके जेनेटिक डिजीज थी मान लो कोई, है ना, थोड़ा जेनेटिक डिजीज थी। अगर ये किसी डियर के साथ मेटिंग करता तो इसका जो बच्चा पैदा होता वो भी क्या होता, वो भी सिकी पैदा होता, बिकॉज जेनेटिक डिजीज है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जीन का ट्रांसफर होना जेनेटिक डिजीज है, प्लस इसके अंदर कुछ वायरस है मान लो, तो ये किसी और के डियर के पास जाता तो डियर के और भी डियर्स को क्या करता, सिक कर देता, है ना, वायरल छींक आ रही है इसको। समझ में आ रहा है? तो और डियर को बीमार होने से बचाया किसने, टाइगर ने। ऐसा देखो, समझ में आ रहा है? और जो बच्चा पैदा हो रहा था वो सिक पैदा हो जाता, ठीक है, तो इस ऐसे बच्चों को पैदा होने से बचाया किसने, टाइगर ने। नहीं तो डियर की पॉपुलेशन जो होती है वो ऐसी जेनेटिक डिजीज के अंदर चली जाती, हो सकता है जीन पूल ऐसा बन जाता इसके कारण कि सभी डियर्स जो होते उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक बीमार डियर्स होते हैं। और बीमार डियर मतलब फिर वो इतना अच्छा नीश नहीं कर पाएगा, फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर पाएगा। आप बीमार होंगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना अच्छे से। वैसे डियर का बीमार होना दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम। तो ऐसे बीमार डियरों को ये खा जाता है प्रीडेटर। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रीडेटर एक तरह से हेल्दी इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें सभी हेल्दी हैं, क्योंकि ये उन प्रे को खा जाता है जो कि बीमार है। अब आप ऐसे मत कहना सर शेर इसके
स्प्रे को खा जाएगा तो शेर भी बीमार हो जाएगा, नहीं, शेर खा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें जो हैं उसको मैनेज कर पा रहा है, इसका इसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो प्रीडेटर का फंक्शन समझ में आ रहा है और प्रीडेटर किस तरह से चीजें कर रहे हैं, राइट? तो देखो, प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिटिंग फॉर द प्रे स्पीसीज, राइट? अब प्रे स्पीसीज को तो कोई लेना देना नहीं, इसको भाई जीवन बच जाए किसी तरह से, तो ये अपने अंदर एडेप्टेशन कर रहा है, राइट? जैसे कि आपने पाइनएप्पल का फ्रूट देखा होगा, है ना? पाइनएप्पल का जूस भी बनाया होगा, पर सर पाइनएप्पल का जूस बनाते वक्त है ना हमको बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हम दुकान पे जाते हैं, 20 रुपए देते हैं, पी लेते हैं छोटा गिलास। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, इसको पहले काटो, है ना, फिर काट के फिर इसके अंदर से ये निकाल के फिर छील के फिर मिक्सी में डालो फिर बनाओ, सर इट्स वेरी हेक्टिक। और हम तो वैसे आलसी आदमी है सर, हम नहीं कर सकते सर। पता नहीं भगवान क्या है, क्या सोचकर भगवान ने इसको इस तरह का ये बनाकर दे दिया। अगर भगवान ये नहीं बनाता ना तो आप खा नहीं पाते इसको। क्यों सर? कोई और खा जाता, कोई जानवर खा जाता। अब देखो, ये कोई जानवर आएगा तो जानवर तो नहीं खा पाएगा, जानवर थोड़ा ना चाकू लेकर बैठेगा भाई बिल्कुल खत्म करके छील के फिर खाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये ना बड़ा सुगंधित होता है। अगर आप देखें, अगर आपने ना फ्रिज के ऊपर अगर पाइनएप्पल रख रखा है तो पूरा हॉल जो होगा ना सुगंधित हो जाएगा। तो ये इसके लिए बड़ी खराब चीज है ना? कोई बाहर से कोई भी एनिमल आ सकता है और उसको खा सकता है, इसकी सूंघता इसके पास आ जाए और इसको खा जाए। तो इसके लिए यहां पर देखो इसके कांटे बन गए। अब खा के बता, यहां तक आ तो गया वो, पर फिर वो है कि अब खा नहीं पाएगा, है ना? मन में ही रह जाएगा उसका, यार इतना अच्छा खुशबू आ रही, काश मैं खा जाऊं, पर खाएगा जैसे इसके चुप जाएंगे, बोले ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर देखे हरे हरे खाता हूं तो हरे हरे में तो बिल्कुल ही छिल जाएगा भाई, भाग के जाएगा फिर, और कोई बताएगा उसको खाना मत। तो ये इसका एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सिस्टम है जिससे कि प्रीडेटर्स को खाए नहीं, ये तो अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये इसका एक तरह से अडेप्टेशन है जिससे प्रीडेटर्स को खाए नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो पाइनएप्पल की लीफ ऑफ पाइनएप्पल प्लांट कंटेन शार्प स्पाइन्स एंड ए टफ फाइब्रस आउटर लेयर। एडिशनली सम ऑफ द प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज केमिकल्स दैट कैन इरिटेट हर्बीवोरस, है ना? कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने हाथ अगर गंदे रह जाते हैं और नाक वाक के लगाए तो छींक आने लग जाती है पाइनएप्पल से, राइट? तो वो भाई अपने को बचाने के लिए रिलीज करा हुआ है उसने केमिकल, जिससे कि कोई इसको खाए नहीं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से खा, इसलिए आपको पाइनएप्पल जो होता है ना वो अच्छे से छीलना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करके मिक्सी में। कभी कभार हम सोचते हैं ना हम तो बहुत समझदार है, इसको काटेंगे नहीं, मिक्सी देख लेगी अपने आप, और आप इसको इस तरह से धोकर बस डाल देते हैं मिक्सी में, और तो वो जो केमिकल सीक्रेट कर रहा है ना, फिर आपकी छींकें आने लग जाती हैं, गला खराब हो जाता है, सन मारा है, ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि वो जो केमिकल ये सीक्रेट कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, वो तुम खा गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक होता है अकेशिया का पेड़, ठीक है, वो ऐसे भाई वो तो अपने कांटे ही ला देता है ना, झाड़ जैसे होते हैं ना। अब ये कांटे तुम्हारे लिए लाए कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे चुप गए, तुमको तो ऐसा लगता है जीवन में सारे काम तुम्हारे लिए कर रखा है भगवान ने। ये भाई खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई आए तो इसको खाए नहीं, इसलिए इसने कांटे ले लिए। लो भाई, कांटे, बड़े बड़े कांटे डाल दिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्लस इसके अंदर है ना बहुत सारी चींटियां भी होती हैं। ये अकेशिया ट्री है ना, ऐसे चींटियों के साथ अच्छा रिलेशन है इसका। ये चींटियां मीटियां इस पेड़ के आसपास देखना, बहुत सारी चींटियां होंगी। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसका चींटी से। चींटी से इसने सेटिंग कर रखी है कि भाई चींटी तू रहेगी ना तो तेरे को देख के ना हर्बीवोरस खाते नहीं है मेरे को, बोला अरे इसमें तो चींटियां चींटियां हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई रोटी है, रोटी के अंदर चींटियां हो जाती है तो आप नहीं खाते ना, वैसे हर्बीवोरस भी देखता है अगर प्लांट के अंदर अरे यहाँ पर तो बहुत चींटियां हैं, इसको खाएंगे तो चींटी को भी खाएंगे, और चींटी को भी खा जाएंगे तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। एसिड छोड़ती है चींटी, है ना, चकते बन जाते हैं शरीर में। तो आप देखो थॉर्नी बुशेस, अकेशिया, some plant like the acacia have evolved sharp thorns protect themselves from the herbivores. Acacia tree have a symbiotic relationship with the ants which defend the plant against the herbivores. ऐसा, राइट? प्लस आप देखते हैं एक ये भी तरीका है। अब प्रे अपना दिमाग लगा रहा है भाई कैसे कैसे बचे। अब ये बफेलोज जो है ना, अफ्रीकन बफेलोज, उसको है ना ये शेर को बड़ी पसंद है।
तो ये सोचते हैं कि यार हमको अकेले नहीं रहना, हमको झुंड में रहना। दे लिव इन द हर्ड्स, ठीक है, क्योंकि अगर शेर आएगा तो इतने सारे एक साथ होंगे तो नहीं खाएगा, क्योंकि सब मिलकर शेर को मार सकते हैं, पर अकेला जो होगा वो शेर उसको खा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो शेर इनसे जब देखता है झुंड में है तो शेर भाग लेता है भाई, और ये प्रे होने से बच गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रे के अंदर एडेप्टेशंस डेवलप करे हैं इन्होंने, राइट। तो आप यहां पर देखो, बफेलोज लिव इन द लार्ज हर्ड्स। उसने देखा होगा बफेलो ने, एक गया था सिंगल, वापस लौट कर नहीं आया, दूसरा गया सिंगल, वापस लौट कर नहीं आया, तीसरा उसको ढूंढने गया तो वो लौट के नहीं आया, फिर 10 लोग साथ में गए तो देखे भाई यहाँ पे शेर आराम से खड़ा है, फिर शेर भाग गया देखकर, अरे भाई इतने सारे आ गए तो ग्रुप पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई आज से हमको ग्रुप में ही रहना है, अफ्रीकन बफेलोज। ठीक है, ये तो बचपन से देखते आए हो, गिरगिट रंग बदलता है, समझ में आ रहा है? तो गिरगिट रंग बदल रहा है, राइट। तो यहां पर क्या है, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपन बोलते हैं ना कैसा गिरगिट जैसा आदमी है, रंग बदल लेता है हर जगह, राइट। तो यहां पर भी गिरगिट रंग बदल रहा है, जैसे आपके स्किन का कलर आ रहा है, इस पे देखो धीरे 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 पूरा का पूरा स्किन कलर आ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे गिरगिट का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। शेमेलॉन इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल, क्योंकि अब देखो जैसे ही मान लो वो पेड़ पे बैठा है, अब इसको कोई खाने आएगा पेड़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल पेड़ की डाली की तरह का रंग बदल लेगा अपना, तो उसको लगेगा अरे ये तो डाली है, दिखेगा ही नहीं दूर से, चील को दिखाई नहीं दूर से, समझ में आ रहा है? उनको लगा ये तो पेड़ ही है। पत्ती पे बैठा है तो पत्ती वाला रंग लेगा, है ना, और सैंड पे है तो सैंड वाला रंग ले लेगा। तो उसको ज्यादा जैसे इसके अंदर कुलबुलाहट होती है ना, अरे भाई कोई खाएगा, टेंशन आती है ना, तो ये क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है। तो इफ शेमलॉन इज ऑन द ग्रीन लीव, इफ इट माइट टर्न ग्रीन, इफ इट इज सिटिंग ऑन द ब्राउन ब्रांच इट माइट टर्न ब्राउन। तो ये क्या है, प्रीडेटर को अपना बचाने का तरीका है भाई। ओ सॉरी, प्रीडेटर प्रे को एक तरह से प्रे का बचाने का तरीका है। वो तो अपना जीवन बचाने की कोशिश करेगा ना, उसको तो इकोसिस्टम से कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये भाई साहब पेंगोलिन, अब इसको कैसे खाएं? इसने देखा सामने से कोई आ रहा है खाने वाला, ये ऐसा हो गया, रोल करने लग गया, समझ में आ रहा है? अब ये इतने हार्ड होता है ना, ये आर्मर की तरह होता है। आर्मर समझ लो, जैसे शील्ड होते हैं ना, वैसा कोई हथियार की तरह होते हैं। इसको कोई खा के दिखाओ देखो, तो पेंगोलिन जो होता है वो ऐसे करने लग जाता है, रोल करने लग जाता है। तो कोई खा के, बाहर से कोई भाग कर आया इसको खाने के लिए, इतने में रोल करने लग गया। तो पेंगुलिन हैज लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स, इसको स्केल्स बोलते हैं, ऑन इट्स बॉडी विच एक्ट एज ए आर्मर। इट कैन कर्ल इटसेल्फ इनटू द बॉल एज ए सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट अ प्रेडेटर। द कलर ऑफ इट्स स्केल्स वेरीज डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द अर्थ इन इट्स सराउंडिंग। उसके हिसाब से ये भी रंग बदलता है, ठीक है। 4 तरह की स्पीसीज अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं, है ना। टोटल 8 तरह की स्पीसीज है, जिसमें 4 अफ्रीका के अंदर और 4 एशिया के अंदर। एशिया में देखो इंडियन पेंगुलिन इज आल्सो देयर, फिलिपिन पेंगुलिन, सुंडा पेंगुलिन्स और चाइनीज पेंगुलिन्स। और यहाँ पे ब्लैक बैलीड, व्हाइट बैलीड, जेंट ग्राउंड पेंगुलिन्स और टेमिंग्स ग्राउंड पेंगुलिन, इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। तो पेंगुलिन जो होता है ना, खुद ऐसे ही खुद बचने की कोशिश करता है, पर ये खुद अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी जीव जंतु है ना उनको खाता है, जैसे एंट को खा गया, है ना। टर्माइट्स जो होते हैं, टर्माइट्स को खा गया, राइट। लकड़ी वकड़ी के अंदर जो लगते हैं ना टर्माइट्स, दीमक जिसको अपन बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्पीसी, है ना, हमेशा न्यूज के अंदर रहती है। तो इट इज एन इंसेक्टिवोरस फीडिंग ऑन द एंट एंड द टर्माइट्स, डिगिंग देम आउट ऑफ द माउंट्स एंड लॉग यूजिंग इट्स लॉन्ग क्लॉन, है ना, पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे निकाल लेता है अंदर से। इट इज नॉक्टर्नल, रात को एक्टिव रहता है, एंड रेस्ट इन द डीप बोरोज ड्यूरिंग द डे, डे में छुपा रहता है अंदर गड्ढों के अंदर। IUCN स्टेटस अगर हम देखें, चाइनीज, फिलीपींस, सुंडा पेंगुलिन्स आर लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट, और इंडियन पेंगुलिन जो है दैट इज ऑन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये अपन को याद रखना है, ये वाला, ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, इंडियन पेंगुलिन के बारे में पूछ सकता है, एंडेंजर्ड कैटेगरीज के अंदर ये आता है। अच्छा, पेंगुलिन जो है ना दैट इज, अब इसका है ना, लोग बाग इसको है ना मारते हैं, जहां दिखता है वहीं मार देते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, स्मगलिंग। और दूसरा ये एक तरह से मेडिकल मेडिसिन बनाने के भी काम आता है, राइट। दूसरा, लोग बाग इसको अपने घर में रखना चाहते हैं, मार के इसकी ये जो आर्मर वार्मर है इसको अपने घर में रखना चाहते हैं,
ये तांत्रिक विद्या के अंदर काम आता है, मतलब ठीक है, समझ रहा है? मैजिकल चार्म होता है इसका कि जिसके पास ये होगा ना लॉकेट के अंदर इसका आर्मर, उसको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, राइट? इस तरह का इसका होता है। तो लोग बाग इसको बहुत ज्यादा ऐसे मार मूर के अपने पास ही रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इसका एक तरह से थ्रेट है। इस पंगलून इज स्मगल्ड फॉर हिज स्किल्स एज इट बिलीव दैट दिस पजेस मैजिक और द चार्म्स एंड हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो ये इसके लिए एक तरह से खतरनाक भी हो गया। अगर हो सकता था ये स्केल्स नहीं होते तो ये बचा रह जाता। अब हैजहोग्स जो होते हैं आर स्मॉल नॉक्टर्नल स्पिनी मैमल्स। अगर आप देखोगे तो बहुत आराम से क्यूटी क्यूटी सा लग रहा है, वाह वो कितना क्यूट है, राइट? बट जैसे इसको डर लगता है ना कोई खाने वाला है, तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये बड़ी कांटे जैसी चीज है, कांटे निकाल लेता है। तो बेचारा खाने आएगा ना तो उसके कांटे कांटे चुभ जाएंगे, कांटे लेके जाएगा साथ में। तो ये नॉक्टर्नल स्पिनी मैमल व्हेन दे आर फ्राइटेंड, और ये भी ऐसा कर लेता है ना, पूरा का पूरा रोल हो जाता है ये। Frightened or annoyed, hedgehogs will roll into the ball so that the predator will feel the full burnt of it. बिल्कुल आराम से पूरे के पूरे अच्छे से खा, है ना? रोल हो जाएगा और रोल होकर फिर वो आराम से खा तू मेरे को। और वो बेचारा उसके यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं वो कांटे लग जाते हैं। एंड देन लीव द हैजोल अलोन, और वो बोलता है भाई सॉरी यार गलती हो गई, देखने में इतना क्यूटी सा लग रहा था, ये तो कैसा निकला। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे ऐसे निकल जाते हैं इसके अंदर। एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, उसमें वो उसके यहाँ से निकल जाते थे पंजे, कौन सी थी? वुल्वरीन, राइट? वुल्वरीन वाला। तो वैसे ही है, उसको जैसे ही लगता था खतरा वो निकाल लेता था। ये वुल्वरीन है, छोटा वुल्वरीन, राइट? अब कंजर्वेटिव स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न रहता है क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना आराम से रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई आता है सोचता है अरे चलो इसको तो निर्बल सा दिख रहा है, इसको तो चलो अटैक कर देते हैं, इतने में निकालता अपने, ठीक है? तो दे आर 17 स्पीसीज ऑफ द हैजॉग्स फाउंड थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द यूरोप, एशिया, और इस तरह से हैजॉग स्पीसीज ऑफ द 17 स्पीसीज 3 आर फाउंड इन द इंडिया, राइट? और इंडिया के अंदर पाई जाती है, राइट? इंडिया इज होम ऑफ 3, 17 में से 3। इंडियन लॉन्ग ईयर्ड और द कॉलर्ड हैजॉग्स जो कि नेटिव है इंडिया एंड पाकिस्तान के। अब ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना? इंडियन हैजॉग्स, इट इज नेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इट मेनली इन द सैंडी डेजर्ट एरिया बट कैन बी फाउंड इन द एनवायरमेंट। बेयर बेलीड और मद्रास हैजॉग्स, राइट? तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1851 इन तमिलनाडु के अंदर ये पाए जाते हैं। इस तरह से आपको उसके अंदर देखना है, राइट? तो अब इन स्पीसीज जो भी मैंने स्पीसीज बताई है ना अभी, ये एग्जाम्पल प्रेडिशन का है, पर इन स्पीसीज के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रेडिशन क्लियर हुआ सबको। तो हमको ऐसा नहीं देखना है कि भैया शेर ने गीदड़ को खा लिया तो आप सोच रहे हो कि अरे राम बेचारा गीदड़, नहीं, शेर ने अच्छा ही काम करा है, उसका काम है भाई ये, वो कल को नहीं खाएगा तो फिर तुम ही कहोगे यार भाई खा ले प्लीज, क्या यार तू खाता ही नहीं है आजकल, ये गीदड़ हमारे घर में बैठा है गीदड़, है ना? और रोज रात को पार्टी करते हैं ये लोग, हमको डिस्टर्ब कर रखा, हम कितनों को भगाए, 3-4 को लेकर और आ जाते हैं। तो ऐसा है कि पूरा प्रकृति का सिस्टम ऐसा है, हमको बाहर से ऐसा दिखता है कि हमें क्या हो रहा है। जैसे आप मान लो अभी आपको लगता होगा कि आप बड़े परेशान है ना, ऐसा लगता होगा, ये एक फिलॉसफी बता रहा है आपको, राइट? तो हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े परेशान हैं यार, ये हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, है ना? हम ही मिले थे कि भगवान को, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, ऐसा होता है ना, दिमाग के अंदर ही आता रहता ना, भगवान तू तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करता है, ये वो, और अपन परेशान हो जाते हैं बहुत बुरी तरह, राइट? बट 10 साल बाद अगर उसी चीज को आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भगवान ने क्यों करा था उस वक्त, समझ में आ रहा है? तो पर हम तो एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में देख रहे हैं ना, हमको तो ये दिख रहा है कि भाई शेर जो है वो हिरन को खा रहा है तो गलत ही हो रहा है, मार रहा है किसी को तो गलत ही हो रहा है, पर इसके कारण शेर कितने लोगों को बचा ले रहा है वो अपन को नहीं दिख रहा है। आप पत्थर मार मार के शेर को भगाओगे कि किसी तरह से हिरन को छोड़ दे भाई, है ना? बिल्ली को तो बिल्कुल डंडा ही मार देते हैं ना अपन, चूहे को पकड़ लिया बिल्ली ने तो डंडा मार देते हैं, ठीक है? फिर प्लेग फैलेगा, बिल्ली तो कहेगी ठीक है मैं नहीं खा रही, अब इन्होंने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक पे चलेगी सारी बिल्लियां, फिर प्लेग फैला जब तुम ही बिल्लियों को ढूंढते फिर रहो, ऐसा। चलो तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करो।
ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। इंट्रैक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अनदर। खत्म ही कर दिया भाई, किल्स एंड कंज्यूम, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के छोड़ दिया, नहीं, उसका इंट्रैक्शन इसलिए क्योंकि इसको खाना है। चलिए 88th करें। प्रीडेशन इज ए बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। ठीक है, एक को मजा आ रहा है, दूसरे का जीवन ही खत्म हो जा रहा है, तो प्लस माइनस का रिलेशन है। उसका पेट भर गया, ये बेचारा मर ही गया। प्रीडेटर जनरली टारगेट वीक, ओल्ड एंड सिक इंडिविजुअल ऑफ द प्रे पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रीडेशन ऑलवेज लीड टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, नो। जनरली ये स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो 89th क्वेश्चन करें। जल्दी करो भाई, 89th। देखो, प्रेडेशन कैन इंक्रीज द स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पीसीज बची रह गई, है ना, कि एक हिरन हो गया, एक गॉट हो गया, एक, है ना, और बहुत सारी स्पीसीज हो गई हर्बीवोरस की, है ना। तो सही तो है ये वाला, प्रीडेटर रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। आपस में कॉम्पिटिशन जो होता है इंटर स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए एक है गोट और दूसरा जो है दैट इज डियर। अब अगर डियर को नहीं खाया टाइगर ने, तो डियर इतना बढ़ जाएगा कि गोट जो होगी सारी मर जाएंगी, क्योंकि सारी घास तो डियर ही चर गया, खत्म कर दी उसने, खा गया। सुन में आ रहा है। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया ना, थोड़े डियर ये खा गया, तो थोड़ा इसके डियर और गॉट के बीच में जो कंपटीशन था वो कम हो गया, तभी तो जाके स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगी इकोसिस्टम के अंदर। तो असर्शन का करेक्ट रीजन यही तो है। तुषार, परविंदर, वैशाली। सर इंट्रा स्पेसिफिक मैं सोच रहा था, क्योंकि एक डियर और डियर का कंपटीशन, की अगर उसी इकोसिस्टम में डियर ज्यादा हो जाएंगे तो घास नहीं बचेगी। ये देखो, ये स्पीसीज रिचनेस है ना, स्पीसीज रिचनेस का मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज होना, जी सर। राइट। तो उससे सर ये वाला नहीं मुझे समझ आया। प्रीडेशन कैन इंक्रीज स्पीशीज रिचनेस इन एन कौन इकोसिस्टम। कौन बोल रहा है, एक बार बताएंगे। अन्नो अन्नो। अनु, हाँ, स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है मैम, कि एक जगह पर है ना बहुत सारी स्पीसीज हो, डियर भी हो, लायन भी हो, टाइगर भी हो, राइट, और गोट भी हो, और सारे हर्बीवोरस डाल लो इसके अंदर, फॉक्स भी हो, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हो, तो दैट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। तो स्पीसीज रिचनेस मतलब बायोडाइवर्सिटी, एक तरह से अलग अलग तरह की स्पीसीज होना। ओके सर। ठीक है, तो वो तभी होगा जब रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और ये सब चीजें। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वैशाली को क्लियर है? परविंदर? चलो, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये देख लो। ऐसा यूपीएससी ने इस तरह से पूछ लिया इसके अंदर, तो ये तो अपन ने एग्जैक्टली पढ़ लिया है, राइट। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो 91st करें।
तो 91st का सी, डिक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेडेटर। ये करें। ठीक है, तो 19 सेकंड का बी, कीस्टोन स्पीसीज इसलिए क्योंकि इसको हटा डाला तो फिर पूरा इकोसिस्टम को खराब हो जाएगा। तो कीस्टोन मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पीसीज, अगर इसको हटा देंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो खत्म हो जाता है, इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसे इस तरह से एक और कर लो पेंगुलिन के बारे में। इंडियन पेंगुलिन के बारे में पूछा गया कुछ। वैसे तो ये सब है ना तुम्हारे उसमें करंट अफेयर्स में भी कवर होंगे पेंगुलिन्स और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं, जो भी स्पीसीज है ना ये होंगे कवर, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN, तो IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है, तो 3 गया है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने पढ़ा है क्या आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल 1, 2, 3, 4? गोविंद सर ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है क्या? ओके ठीक है, इसमें कवर कर लेंगे अपन, है ना। तो उसमें शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज होती है ना उसको आप नहीं छेड़ सकते। उसको अगर आपने मार दिया ना तो आपको फिर सजा होगी, राइट। तो पनिशमेंट विल बी देयर कि आप ऐसी स्पीसीज जिसको मार नहीं सकते ना उसको शेड्यूल 1 के अंदर डालते हैं, राइट। चलो भाई, एक चीज हमने इसके अंदर पढ़ ली, दैट इज नोन एज प्रीडेशन। अब दूसरा इंटरेक्शन, अब समझ रहे हैं बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ गया। एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, अभी जो होगा नेक्स्ट जो है सेकंड वाला, दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, इसमें एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट का मतलब ये है कि भाई इसको ना खाना बनाना आता है ना इसको कुछ काम करना है, आलसी जीव है ये सोचता है हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, राइट। यार कोई और खाना बना दे, उसके मैं चिपक जाऊंगा और उसका सारा खाना क्या कर लूंगा, सोख लूंगा, राइट, शक कर लूंगा सारा खाना, राइट। मेरे से खाना नहीं हुआ, आलसी आदमी, ना इसको रहने का है, ना इसने घर बनाया कभी अपना, है ना घर बनाया, ना खाने को है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो ये क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, पैरासाइट, है ना। पैरासाइट वर्ड कई बार आपने सुन लिया होगा अपने घर वालों से, राइट। जब तक हमारी जॉब वॉब नहीं लगती तो घर बोलते हैं पूरे पैरासाइट होके पड़े हो, खाना भी हमारा ही खाते हो, सोते भी रहते हो यहाँ पर, कुछ काम भी नहीं करते, पूरा का पूरा पैरासाइट होकर है ना। तो पैरासाइट का मतलब ये होता है, राइट, ऐसे जीव जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरे को हार्म कर रहे हैं, राइट, हार्म कर रहे हैं दूसरों को, राइट। तो यहां पर देखो, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर गेट बेनिफिट, और दूसरे को मजा आ रहा है, उसको तो मजा आ रहा है ना, उसको ना खाने का ना रहने का उसको कुछ नहीं है, वो क्या करा, एक दूसरे के घर पे रहने लग गया, खाना बना बना कर दे रहे हैं। मतलब ऐसा पैरासाइट का मतलब ये है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है और वो बेचारा जबरदस्ती आप उसको गन पॉइंट पे आप उससे खाना वाना बनवा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके घर में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और उसको ही मार रहे हैं। मतलब उसको ही एक तरह से उसके लिए नेगेटिव हो रहा है ये सब, ठीक है। आपके लिए तो बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो परजीवी जिसको बोलते हैं परजीवी हिंदी के अंदर, परजीवी, पर मतलब दूसरा, राइट। तो दूसरे के ऊपर जो जीवित है, ठीक है। जैसे वायरस होते हैं, वायरस हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और शरीर के अंदर मतलब शरीर का जो भी होता है न्यूट्रिशन और ये सब चीजें ले लेते हैं हमारे अंदर से, तो उनका खाने वाने का सिस्टम मस्त हो जाता है उनका काम, है ना। इस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे कि आप कहें कि पैरासाइट्स के अंदर, आप कल अपन ने पढ़ा था लाइस, है ना, जो जुएं होती है सर के अंदर, राइट, वो आराम से रहने को मिल गया, इनको खाने को मिल गया, आपके दर्द हो रहा है पर आपके लिए नेगेटिव है, बट जुए के लिए तो पॉजिटिव है साहब, बढ़िया काम हो रहा है उसका।
ठीक है, कोई बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, हमारे अंदर चला जाता है शरीर में और वो पूरी अपनी फैमिली बना लेता है, घर वर बना लिया उसने पूरा का पूरा अच्छा सारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बना ली अपनी। पर हम अब हमारी चीज़ें खा रहा है वो, और हमारे जो है ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। तो हमारे तो बुखार हो रहा है, वायरल फीवर होता है, उसमें क्या है कि वायरस जाके तुम्हारे घर के अंदर बैठ गया, तुम्हारे शरीर के अंदर बैठ गया और तुम्हारा खाना वाना सब कुछ खा रहा है, न्यूट्रिशन सारा ले रहा है, प्लस आपके कुछ ऑर्गन्स जो है उसको, वाइटल ऑर्गन्स को दिक्कत कर रहा है ना, फॉरेन एंटिटी। अब आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उस वायरस से नहीं लड़ पा रहे, और लड़ाई हो रही है तो फिर गर्मी हो रही है शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर गर्मी हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो वायरल ऐसा होता है ना, अपन कहते हैं ना वायरल जो फीवर है वो 4-5 दिन में अपने आप चला जाता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन कि यार भाई वायरल है, 4-5 दिन तो लगेंगे ही। तो वायरल के अंदर क्या होता है कि वायरस आपके शरीर में अंदर गया, और शरीर के अंदर एक होते हैं एंटीबॉडीज, ये हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के अंदर, एंटीबॉडीज। वो कोई भी फॉरेन एलिमेंट तुम्हारी बॉडी में आता है ना तो एक्टिव हो जाती है, फिर उससे लड़ती है वो। तो लड़ाई में वायरस को मार तो देंगे, पर क्या होगा, पर उसके अंदर शरीर में गर्मी बहुत हो जाएगी, राइट, क्योंकि लड़ाई हो रही है ना तो गर्मी बहुत हो जाएगी, इसलिए तुम्हें फीवर आ जाता है। अब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है भाई वायरल है, अपने आप ठीक हो जाएगा, चलो तुमको कॉम्बीफ्लाम दे देता हूं जिससे फीवर कंट्रोल में रहे, शरीर को ठंडा करती रहेगी कॉम्बीफ्लाम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो वायरस क्या है, वायरस आप यहां पर देखो, वायरस कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो बंदा है जिसके अंदर वो है, जिसके अंदर उसका पूरा घर वर बना हुआ है, वो मर जाए, ऐसा कभी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वायरस अगर ये मर गया, आपका होस्ट मर गया, ठीक है, तो ये भी मर जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ये कहाँ रहेगा। तो वायरस नेवर वांट्स इट्स होस्ट टू बी डाई, बट इसका ऐसा है कि बिल्कुल खत्म नहीं होए, बस मरे नहीं, बाकी इसके पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हम खा जा रहे हैं, वो सब चलेगा, बस मरे नहीं बस किसी तरह से। तो आप हमेशा ही देखना वायरस कभी भी नहीं चाहेगा, है ना, कोई भी वायरस पैथोजेंस ये, क्योंकि उनका तो घर बना हुआ है पूरा। पर ये क्या होता है, ज्यादा खा जाते हैं, है ना, ज्यादा कॉलोनी बना ली, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे कोविड वायरस जो है, ठीक है, उसमें आदमी खत्म क्यों हो जा रहा है, क्योंकि भाई इनको रिप्रोडक्शन इनका इतना ज्यादा हो गया, पूरे गले को चौक कर दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फैल गए, तो फिर दिक्कत ऐसे हो जाता है। तो कई ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, नहीं तो ये कभी नहीं जाएगा, कोविड वायरस क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि आप मरे, मतलब होस्ट मरे, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो पैरासाइट्स जो होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, लाइस हो गया, ये सब पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट लिव्स इन ऑन अनदर लिविंग स्पीसीज कॉल्ड द होस्ट फ्रॉम विच पैरासाइट गेट्स इज नरिशमेंट एंड ऑफन शेल्टर। द पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड होस्ट इज हार्म। होस्ट कहेगा भाई तेरे को तो मजा आ रहा है, तू तो परजीवी है, तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने को मिल रहा है, आराम से रहने को मिल रहा है फ्री फोकट में, पर मेरा न्यूट्रिशन सारा खा गया, राइट। तो पैरासाइट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज द मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट स्पीसीज। होस्ट स्पीसीज को पूरा ओवरटेक कर लेता है कि भाई इंटेस्टाइन्स को बोल देगा कि भाई इंटेस्टाइन तुम खाना मत एब्जॉर्ब करो, क्यों, मैं खाऊंगा ना इसलिए। तो इंटेस्टाइन अगर आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं करेगी बच्चों, तो आपका न्यूट्रिशन जो होगा वो बॉडी को नहीं मिल पाएगा। सारा खाना कौन खा जाएगा, जैसे पेट में बहुत बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं ना कभी बच्चों के, तो वो इसीलिए होता है, वो क्या कर रहे हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर अपना इकोसिस्टम डेवलप करके रह गए कि अल्टीमेटली सब कुछ पचाकर स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस, बाइल वाइल जूस और ये सब चीजें होके लास्ट के अंदर जो फ्लूइड आएगा वो यहाँ पर आएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, फिंगर लाइक शेप की इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। बट इसके ऊपर हम बैठ जाएंगे, इसको एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, टेक ओवर कर लिया। मतलब आपने खाना खाया, यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे गया, स्टोमक में गया, स्टोमक के अंदर बाइल जूस और ये सब चीजें हुआ, सारा मिक्स कर दिया, आराम से उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब लास्ट के अंदर जो फ्लूइड बचता है जिसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पर आकर ये भाई साहब बैठ गए और इन्होंने कहा लाओ साहब, जो टेप वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स जो होते हैं, राइट, बोले अच्छा खाना बन गया, आराम से खाना खा के उसको पच भी गया वो खाना पूरा का पूरा। अब एब्जॉर्ब करने की बात जब आ रही है तब इंटेस्टाइन के ऊपर वो सब फैले रहता है।
इसलिए इंटेस्टाइन जहां पर होती है ना वहां पे दर्द होता है आपके, और वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पैरासाइट्स इस तरह के काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ये है अमरबेल, जिसको बोलते हैं कसकटा। अब ये जो है पीले रंग की, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है साहब। तो ये क्या करती है, ग्रीन प्लांट के ऊपर, है ना, अमरबेल आपने सुना होगा, अमरबेल ग्रीन प्लांट के ऊपर ये ऐसे फैल जाती है पूरा, और इसका जो इसके अंदर सक्लेंट्स होता है, जो न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स लीव्स जो बनाती हैं, ग्रीन लीव्स, उसको सक कर लेती है, सारे न्यूट्रिशन को सक कर लेती है। ठीक है, इनका भगवान कोई सिस्टम नहीं बना कर दिया, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉप्स और ये सब चीजें, तो इसने क्या करा इनके ऊपर। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपके ऊपर ही बस डिपेंडेंट है, सब कुछ तुम ही कर दो साहब, है ना रहने का उनके पास, रह भी आपके घर में रहा है, ठीक है, खा भी आपका ही रहा है, राइट, सब कुछ आपको ही कर रहा है, तो वो पैरासाइट की तरह हो जाते हैं। वैसे ही ये है अमरबेल, कसकटा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। कसकटा प्लांट हैज नो लीव्स, तो वो पैरासाइट की तरह होती है। तो पैरासाइट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज द मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट स्पीसीज, जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म्स, मलेरिया पैरासाइट, ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो होता है ना उसको टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो पैरासिटिज्म है ना, 3 तरह के हमने देखे हैं पैरासिटिज्म, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्टो पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंडो पैरासाइट, और एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये बड़ा ही खतरनाक वाला है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? सबको समझ में आ रहा है? एक बार बता दो सभी बच्चे, अटेंडेंस दे दो तुम्हारी। परवीन, संध्या, तलवीन, तुषार, वैशाली, फरिया, दीप कौर, अनु, अंजलि शर्मा, अंजलि गोयल, आमिर। सर, ये अपन ऐसा बोलते हैं कि पेरिसाइट्स जो है तो हमेशा होस्ट के लिए हार्मफुल रहते हैं, राइट? लेकिन कुछ अपन जैसे बोलते हैं कि कुछ इंटेस्टिनल जो बैक्टीरियाज हैं वो तो आई थिंक अपने लिए और अच्छा होता है डाइजेशन के लिए या ऐसा, तो हाँ, तभी क्या पेरिसिटिज्म हमेशा ऐसा रहता है कि होस्ट इज हार्मफुल? पैरासाइट्स तभी उसको बोल रहे हैं, अगर वो हार्मफुल नहीं है ना तो दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। समझ में आ रहा है? अगर कोई बैक्टीरिया आपके, जैसे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, तो उनको हम रहने का दे रहे हैं और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। ये एक अलग पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ना। जैसे प्रेडेशन है, जैसे पैरासाइट है, वैसे एक म्यूचुअलिज्म नाम का एक टिप है, तो उस चीज को, उस इंटरेक्शन को अपन म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। संध्या, ओके, क्लियर सर। पैरासाइट तभी आप बोलोगे जब दूसरे को नेगेटिव हो रहा है दूसरे के साथ, तो पैरासाइट इज ऑलवेज हार्मफुल, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ऑलवेज हार्मफुल। नहीं तो उसको फिर हम म्यूचुअलिज्म बोल देंगे। हर बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करता है। चलो, लेकिन सर फिर भी वो डिपेंड तो होस्ट पे ही रहता है, जैसे इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है तो वो भी डिपेंड तो, मतलब एक तरह से तो पेरासाइट ही है ना, कि वो लाइक कि इंटेस्टाइन में वही समझ गया करते हैं आपको? होस्ट का वो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप है, आपको इकोनॉमिक्स अच्छी आती है ना, और मान लो आपका फ्रेंड है, उसको हिस्ट्री अच्छी आती है, ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आप इससे, ये आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है और बदले में आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, इकोनॉमिक, हाँ मतलब हिस्ट्री के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, और इकोनॉमिक्स के लिए ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, तो दोनों का फायदा हो रहा है ना इसके अंदर, तो दैट इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। वहीं एक और, आपको इकोनॉमिक्स आती है और इसको कुछ नहीं आता है, और आप इसको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव फॉर यू और दैट इज पॉजिटिव फॉर हिम, तो दैट इज नोन एज कि वो आपके लिए एक तरह से पैरासाइट हो गया, और यहां पर जो रिलेशन बना दैट इज म्यूचुअलिज्म। समझ में आ रहा है? तो आप उसको, जैसे अपन ने पढ़ा था ना एल्गी और फंगस, तो ये एल्गी जो है फंगस के ऊपर रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर खाने को भी तो दे रहा है इसको। संध्या, यस सर। तो दिस इज नॉट पैरासाइट, एल्गी इज नॉट पैरासाइट, बट ये भाई साहब कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये जो है ये कुछ खाने वाने को नहीं दे रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा इससे ले ही रहा है, ये तो नेगेटिव ही है, तो इट इज पैरासाइट। जो रिलेशन है, रिलेशन का ऐसा नहीं कि वायरस हमेशा पैरासाइट हो गए, बैक्टीरिया हमेशा पैरासाइट हो गए, नहीं,
जब वो अगर हमको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं देन दे आर पैरासाइट्स, अगर हमको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज, है ना, दैट इज नॉट पैरासाइट। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो हम कह रहे हैं पैरासाइट है ना तीन तरह के होते हैं, एक तो होगा एक्टो और एक हो गया एंडो और एक ब्रूड पैरासिटिज्म। एक्टो का मतलब जो होता है ना, जो अपने शरीर के बाहर जो भी है पैरासाइट्स, दैट इज नोन एज एक्टो पैरासाइट। जैसे जुएं जो हो गई, लाइस, वो क्या हो जाएंगी, एक तरह से एक्टो पैरासाइट हो जाएंगी। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, पता नहीं ऐसे बोलते हैं ना लाइस, जैसे मेरे सर में खुजली मशीन लग जाती, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के अंदर हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, जो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, जैसे टेप वॉर्म हो गया, रेड वॉर्म, राउंड वॉर्म हो गया, राइट। तो दैट इज एंडो पैरासाइट। और ब्रूड पैरासिटिज्म ये अलग तरह का है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्टो पैरासाइट्स कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एक्टो पैरासाइट्स। लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन द डॉग्स, डॉग्स के ऊपर बहुत सारे टिक्स बैठे रहते हैं, उनको उनके खून चूसते रहते हैं, राइट। एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी एट द डिफरेंट साइड, जैसे टेपवॉर्म हो गया, दैट लिव्स इनसाइड द होस्ट, जो अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, कुछ बाहर होते हैं कुछ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब पैरासाइट का है ना कुछ उनके जनरल फीचर्स होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन ब्रूड पैरासिटिज्म के ऊपर पढ़ेंगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इतना ही क्लास रखेंगे, राइट। तो पैरासाइट्स जो होते हैं, देखो मान लो एक है पैरासाइट, है ना, और एक है होस्ट। तो आप देखें ये इसकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट ऐसा है, ये सब चीजें। तो पैरासाइट को अगर मान लो पैरासाइट होस्ट से भी बड़ा है, होस्ट तो बेचारा आपका छोटा है और पैरासाइट इतना बड़ा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये पैरासाइट को हमेशा इससे छोटा ही होना पड़ेगा। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, वो इजीली आपके शरीर के अंदर रह सकते हैं। टेप फॉर्म है, वो आपसे छोटा है। क्रोकोडाइल थोड़ा ना रह लेगा तुम्हारे शरीर के अंदर, क्रोकोडाइल पैरासाइट है या शरीर के ऊपर। तो पैरासाइट हमेशा क्या होगा, पैरासाइट हमेशा स्मॉल होगा, जनरली स्मॉल एज कंपेयर टू होस्ट। पैरासाइट का एक नेचर है कि भाई मैं तेरे को मारना नहीं चाहता भाई, आई डू नॉट वांट टू किल यू, राइट। तू ही तो मेरा करता धरता है, अगर तू अगर खत्म हो गया तो फिर मैं खाऊंगा क्या भाई, पीऊंगा क्या, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। तो पैरासाइट का ये नेचर है कि पैरासाइट डू नॉट वांट टू किल, हाँ, बट बिल्कुल मतलब मारेगा नहीं आपको, पर बिल्कुल ऐसा कर देगा, इतने तक लेकर चल जाएगा। पर कुछ पैरासाइट्स को पता नहीं, अब उसको पता नहीं है ना वायरस को, उसको मजा आने लग गया, अरे भाई और चलो और प्रोडक्शन कर लेते हैं, और रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर इतना हो गया कि भाई आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा खा गया, लंग वंग सब क्या हो गया, डैमेज हो गया उसके कारण। इसके कारण क्या हो गया फिर वो, तो वैसे नहीं चाहता पैरासाइट, कभी नहीं चाहता कि मेरा होस्ट मरे, यही तो है इसका सब कुछ, ये देने वाला सब कुछ है। पर क्योंकि उनको पता नहीं है भाई कितना कंट्रोल करना है कितना नहीं करना है, इस कारण से। तो कोविड-19, जब कोविड वायरस अगर मान लो किसी के अंदर गया और उसकी डेथ हो गई ना, तो कोविड वाला बोलता है ले, कोविड वायरस खुद बोलता होगा अरे यार गलती से मर गया भाई, अब तो मेरे को भी मरना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा। तो ये होता है। अब वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट, है ना। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये अपन पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो पैरासाइट्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द होस्ट, दे कैन इन्फेक्ट बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट होस्ट, है ना। दे जनरली डू नॉट किल द होस्ट बट कैन इनडायरेक्टली हार्म देम बाय इन्वेडिंग एंड स्प्रेडिंग पैथोजेंस दैट अफेक्ट द होस्ट मेटाबॉलिज्म। पैरासाइट्स हैव हुक और सकर्स, है ना, इसके अंदर सक्लेंट्स होते हैं पैरासाइट्स के अंदर, जो कि अब जैसे ये है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर क्यों बैठा हुआ है, राइट। अब मान लो इसके अंदर सक्लेंट्स नहीं होंगे तो ये न्यूट्रिशन को नहीं ले पाएगा, पर ये न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं, सक कर लेते हैं न्यूट्रिशन को। इसी तरह से ये जो जैसे टेप फॉर्म होता है ना, उसके अंदर भी सक्लेंट्स होते हैं, उसको ध्यान से देखो तो आपको दिख भी जाएंगे टेप फॉर्म को, राइट। तो वहां पर वो सक्लेंट्स क्या करते हैं, वो सक कर लेते हैं पूरा का पूरा, उसने पूरा बना कर दिया आपको खाना, और खाने को पूरा का पूरा सक कर लिया उन्होंने। तो दे हैव द हुक्स, जिससे कि वो टिके रहे, है ना। अब टिके रहेंगे यूं, इस तरह से आप देखेंगे स्पाइक्स होते हैं उसके अंदर, वायरस है इसके अंदर आप देखोगे स्पाइक्स आर देयर, राइट। दे कैन बी बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट, फंगाई, एनिमल्स। द मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट बिलोंग्स टू द एनिमल स्पीसीज, उनको अपन एनिमल स्पीसीज के अंदर देख लेते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स के अंदर, राइट। वेल डेवलप्ड एंड द कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट लीड टू हाई रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत होता है। वायरस देखेंगे, एक वायरस घुसेगा और सबको इतना सारा प्रोड्यूस कर देगा, समझ आ रहा है, पूरी कॉलोनी बना लेगा अपनी, एक ही घुसा था आपके अंदर तो वायरस, राइट।
और उसने पूरी की पूरी कॉलोनी बनाई। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है कि जल्दी से फैल जाओ भाई, जल्दी से जाकर फैल जाओ, अपना एरिया कवर कर लो भाई, ये वाला एरिया पूरा पूरा अपना कवर कर लेंगे, राइट। मोस्ट पैरासाइट्स शो हाई होस्ट स्पेसिफिसिटी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ऐसे ये अपने होस्ट को चुनते हैं कि भैया मैं तो बैट के अंदर ही रहूंगा। कोई बोलता है नहीं मैं तो है ना जैसे मॉस्किटो के अंदर ही रहूंगा, और किसी के अंदर मॉस्किटो अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई कहेगा नहीं मेरे को तो बैट ही अच्छा लगता है, बैट अच्छा होस्ट है मेरा। तो ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, राइट। स्पेसिफिसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, मीनिंग दे आर अडेप्टेड टू लिव इन वन पर्टिकुलर होस्ट एंड यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस इन द अदर होस्ट के अंदर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, दैट इज करेक्ट। द होस्ट इज ऑलवेज किल्ड बाय द पैरासाइट, नहीं कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता, वो तो गलती से मर जाता है बाय मिस्टेक। द पैरासाइट शोज स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल adaptation, that is correct. The interaction benefits both the species, no, one get benefited another के साथ नेगेटिव होगा, तभी इस रिलेशन को ही पैरासाइट बोलेंगे। अगर दोनों बेनिफिट हो रहे हैं तो म्यूचुअलिज्म हो गया। फिर पैरासाइट मे और मे नॉट लिव परमानेंटली ऑन द होस्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कई पैरासाइट ऐसे होते हैं एक बार चले गए, जैसे टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो एक बार चला गया ना आपके शरीर के अंदर, तो जनरली क्या होता है, अब तो मेडिसिन और ये आगे, जनरली ये होता था कि मौत ही होगी तभी जाकर वो खत्म होगा, वो तभी पीछा छोड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर द करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये करो। जस्ट गिव मी मिनट, है ना, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, तो अभी क्लास खत्म करनी पड़ेगी, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अपन, ठीक है। पैरासाइट यूजुअली हैव ए हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल देन देयर होस्ट, दैट इज करेक्ट। पैरासाइट जनरली लैक्स होस्ट स्पेसिफिसिटी, नहीं, जनरली वो होस्ट स्पेसिफिक ही रहते हैं। एंडो पैरासाइट ऑफन शोज डिजेनरेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, यस दैट इज करेक्ट, कि अंदर वो रह रहा है, अब उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो मिल रहा है उसको, तो उसकी सेंसरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ तो उसको मिल रहा है, शरीर के अंदर है, राइट। तो उसके एक तरह से अननेसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो अब काम के नहीं है, मतलब उसका सब कुछ मिल ही रहा है, कोई तुमको भाई बेड पे लाकर खाना दे रहा है, सब कुछ बेड पे लाकर दे रहा है, आराम से तुम पड़े हो आराम से, तो थोड़े दिनों में तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स की क्या जरूरत है। सेंसरी ऑर्गन्स हमको क्या होता है, ये काम वाम करने के लिए होते हैं, काम सब करके ही दे रहे हैं, तो थोड़ी देर में डीजनरेट होते रहते हैं उनके, राइट। तो दैट्स वाई फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो ये करो 96th। और जिन्हीं भी बच्चों ने कंप्लीट कर लिए अपने कोर्स, मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज वीकली टेस्ट दे ही नहीं रहे आप लोग, 12वां जो वीकली टेस्ट है उसको कंप्लीट करो।
तो 96 क्वेश्चन करते हैं, पैरासिटिज्म लीड्स टू इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन बोथ पैरासाइट एंड द होस्ट। यस, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी वायरस ने अटैक करा, मतलब किसी के ऊपर भी किसी वायरस ने अटैक करा, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, अगली बार वो वायरस अटैक करेगा तो हम इम्यून हो जाएंगे उससे, तो एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमारे अंदर आ गया, राइट। और इसके अंदर पैरासाइट में तो आता रहता है, इसके सेंसरी ऑर्गन्स चले जाएंगे, राइट। और ये एडेप्टेशन ही तो सब कुछ हाथ ही हाथ में देंगे तो फिर इस तरह से हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए मैं, है ना, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पैरासाइट्स इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू इवेड होस्ट इम्यून रेस्पॉन्सेज, है ना, ये एक तरह से ऐसा होता है, कई पैरासाइट ऐसे होता है जो इम्यून सिस्टम को भी क्रॉस कर लेते हैं, राइट। तो फिर उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स और ये सब चीजें अपन को देनी पड़ती है। कई ऐसे होता है एंटीबायोटिक को भी से भी इम्यून हो जाते हैं, राइट, ऐसे एडेप्टेशन कर लेते हैं। वो तो बचने की सोचेगा हमेशा, तो जो भी उसको मार रहा है उससे उसके लिए एडेप्टेशन इस तरह से करेगा वो। होस्ट इवॉल्व्स रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, दैट इज आल्सो करेक्ट, कि वो भी हमारा जैसे इम्यून सिस्टम है ना, कोई भी पैरासाइट आएगा तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ये सब चीजें सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन फर्स्ट, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो अब अपन ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ लेते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड इज ए फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासाइटिक बर्ड्स लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम। देखो कोयल जो होती है ना, कोयल, उसकी बोली तो हमको अच्छी लगती है पर है बड़ी शातिर, खोपड़ी है, चालाक खोपड़ी, राइट। इसका ना ये आलसी जीव है पूरी, बस कि, है ना, आप देखेंगे बोली ऐसे इस तरह से है इसकी, राइट, अदरवाइज ये पूरी की पूरी आलसी है। तो ये देखो ये क्या कह रही है, मुझे घोंसला नहीं बनाना आता, चलो कोई जुगाड़ करते हो। ये क्या करती है, इसने सोचा यार घोंसले बनाने की क्यों जरूरत है, अपना है ना दूसरा भाई कौवा, कौवा काऊ काऊ करता है, आपको लगता है कि बड़ा ही बेकार सा जीव है यार कोयल, अरे क्या कितनी मीठी बोली, जिसकी जितनी मीठी बोली होती है ना उतनी वो शातिर होता है, ये याद रखना, समझ में आ रहा है। लाइफ के अंदर कौवा क्या क्या करता रहता है, आपको बड़ा परेशान करता है, आपको सोचते हैं यार क्या यार सर पे चढ़ा रहता है, राइट। अब कौवे के जो अंडे होते हैं ना बच्चों, और इसके जो अंडे होते हैं, राइट, कोयल के अंडे होते हैं, ये दोनों सेम तरह के होते हैं, दिखने में सेम होते हैं। अब कोयल है आलसी जीव, कोयल क्या करती है, कोयल सोचती है यार अब अपना खुद का घोंसला बनाए, और फिर वो बच्चे को, है ना, बच्चे को हैचिंग ऑफ एग्स आपने सुना होगा, बच्चों को गर्मी देते हैं फिर हैच होता है ना, शरीर की गर्मी से फिर हैच होता है, फिर उसके बाद फिर अंडा पकता है, उसके बाद फिर वो निकलता है बच्चा। तो सोचते हैं यार इतनी मेहनत कौन करेगा, और बहुत ही आलसी है, मतलब देखो कैसी मदरहुड भी नहीं है इसके अंदर, बस बाणी बाणी इसकी जो है ना वो थोड़ी सी स्वीट है, बाकी स्वीट नहीं है। तो ये क्या सोचती है, एक काम करती हूँ, ये रहा कौवे का घर, मैं इसके घोंसले में जाके अंडे दे आती हूँ। इसने अंडे दिया है और ये आराम से घूम रही है। अब कौवा है ना, कौवा एकदम से उठा सुबह, बोला ओह बच्चे हो गए, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कौवा कौवी जो है ना एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम माँ बन गए, तुम पिताजी बन गए, राइट, इस तरह से। बोले बताया नहीं यार तुमने तो, है ना, कब ये हो गया, अरे वाह बच्चे हो गए अपने, राइट, इस तरह से। और फिर बच्चों को हैचिंग करने लग जाते हैं। अब मतलब ये कोयल बाहर से देख रही है, इसका बच्चा है कोयल का, राइट, और दो बच्चे और इसके, दो एग्स और थे, तो दो एग्स और हैं, और यहां पर ये कोयल के एग्स और, राइट। अब इनको लग रहा है कि चारों अंडे हमारे एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो चारों अंडे आ रहा। तो कोयल जो होती है ना कुक्कू, राइट, कुक्कू जो होती है ये बड़ी शातिर है, ये अपने अंडे किसके अंदर देके चली गई, कौवे के अंडों के अंदर देके चली। देखो अंडे सेम से लग रहे हैं, इनमें से एक कोयल का है, और उसको कौवे को ऐसा लग रहा है, कौवा और कौवी, राइट, उनको लग रहा है कि भैया हमारे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को, और बोले चार चार हो गए, वाह अब तो फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, चार हो गए। तो ये कौवे जो होते हैं ना, कौवे, राइट, ये कोयल के बच्चों को पालने लग जाते हैं, मतलब हैच करने लग जाते हैं एग्स को। और जब ये कोयल का बच्चा पैदा होता है ना, जैसी माँ वैसा ही बेटा, ये सबसे पहले काम पता है क्या करता है, इस भाई को फोड़ देता है। ये जो कौवे का जो ओरिजिनल बच्चा था ना, उसका अंडा फोड़ देगा जाते, बोले अरे दो अंडे फोड़ दिए इसके, लो भाई। तो मतलब जो उसके ओरिजिनल थे, राइट, उनको फोड़ दिया इसने। ये देखो बचपन से ही शातिर होता है। तो ये देखो ये अलग तरह का पैरासिटिज्म है,
इस भाई को पता नहीं चल रहा है, भाई तुम्हारे पेट में वायरस जा रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है वायरस है, इसको पता नहीं, ये इसकी हेल्प कर रहा है। ये होस्ट जो है वो एक तरह से पैरासाइट की हेल्प कर रहा है। तो ये तो बहुत दुख भरी कहानी है भाई। कुको इज ए वेल नोन ब्रूड पैरासाइट दैट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। द क्रो अनलोइंगली incubates the cuckoo's eggs and raise the cuckoo's chick. The cuckoo chicks often grow faster and demands more food. अब पैदा होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका है, और फिर दूसरे जो क्रो के बच्चे हैं ना उनको खाना नहीं खाने देते, सारा खुद ही खा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म, राइट। अभी हम चलते हैं, नहीं तो प्रेडेटर प्रे वाला रिलेशन हो जाएगा हमारा।